ये कोई टिपिकल वीडियो नहीं है जो हम लोग नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, या रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, या प्रोडक्ट के बारे में, या मार्केट के बारे में, या किस तरीके से बायर ढूंढते हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो है एक हटके, मगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड ही है, मगर थोड़ा बहुत इसका बिजनेस मॉडल अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास पैसे हैं, तो ऐसा कोई पैसिव बिजनेस बन सकता है क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रिलेटेड? क्योंकि देखो क्या होता है ना, बिजनेस खड़ा करना है तो एक्सपोर्ट में काम करना है तो अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, बायर ढूंढनी पड़ेगी, और हजारों काम और है जो आपको करना होगा। वो भी ढंग से करोगे तो प्रॉफिट कमा पाओगे। मगर ऐसा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ और काम भी करता हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, वो मुझे थोड़े मतलब 1-2 करोड़ में, तो मुझे उतना इन्वेस्ट करके मैं कोई पैसिव इनकम आ सकता है क्या जो बैंक से बेहतर वाली रिटर्न मिल सकता है? तो वो है आपका कंटेनर लीजिंग बिजनेस। अगर आप कंटेनर को भाड़े पे देते हो, जैसे आप दुकान ले लिया, एक दुकान मैंने कहीं पे रोड के बगल में कहीं पे खरीदा हुआ अच्छा जगह पे, तो वो दुकान में भाड़े पे दूंगा, तो भाड़ा तो मंथली आता रहेगा, भले वो दुकान कहीं और चला रहा है, तो दुकान का जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो दुकानदार का है, मगर जो मेरे दुकान में उसको भाड़े पे दिया है वो भाड़ा तो अब मुझे रेगुलरली मिल रहा है, वरना उसके डिपॉजिट में काटूंगा, उसको दुकान से बाहर निकाल दूंगा। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, आप भाड़े पे जब भी कुछ देते हो या लेते हो या कुछ भी वगैरह, राइट? तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आप कंटेनर भाड़े पे दे सकते हो, क्योंकि कंटेनर के बिना तो कोई एक्सपोर्ट है नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोई बड़ा साइज का कोई अगर शिपमेंट करना है तो डायरेक्टली हम लोग शिप में करवा सकते हैं, मगर ज्यादातर बिजनेसेस कंटेनर बॉक्स में ही होता है, कोई भी प्रोडक्ट जाए वो कंटेनर में ही जाएगा। तो वेराइटीज ऑफ कंटेनर हो सकते हैं कि रिफर कंटेनर हो गया, ड्राई कंटेनर हो गया, वगैरह वगैरह, बट कंटेनर के बिना तो कोई शिपमेंट ज्यादातर नहीं जाता है। कोई अगर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, कुछ बड़े साइज के होंगे तो फिर हो सकता है। तो अभी इस बिजनेस में मुझे काम करना है, मगर मुझे पैसे तो है मगर टाइम नहीं है, और मुझे एक पैसिव इनकम भी चाहिए, तो फिर बैंक से अच्छा ये बिजनेस आपके लिए बन सकता है। इसलिए मैंने क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर इसमें जेबी एक्सपर्ट्स क्या मदद कर सकता है, आपके कंटेनर हमें अटैच कर सकते हो, हम शिपिंग लाइन पे अटैच कर देंगे और हम लोग आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये वाली चीजें रहती है जो रेंट की होता है बेसिकली। तो यहां पे आप अगर देखोगे ना, तो बेसिक मॉडल ये है कि आप पहले कंटेनर खरीदोगे अपने पैसे से, फिर बाद में कंटेनर हमें दोगे या डायरेक्टली शिपिंग लाइन को दोगे, तो आपका रेंट आना शुरू हो जाता है। तो यहां पे आपको क्या करना होता है, आप कंटेनर नया भी खरीद सकते हो या पुराना भी खरीद सकते हो। कुछ लोगों का होता है कि यार कंटेनर खरीद लिया, बिजनेस शुरू करेंगे, फिर बाद में पता चलता है यार उतना इनकम नहीं है, तो फिर वो कंटेनर बेचना चाहते हैं, तो कम से कम वो बिजनेस से हाथ धोना चाहते हैं, वो कंटेनर भी आप खरीद सकते हो। मगर क्या होता है ना, यहाँ पे कंटेनर की क्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कंटेनर ठीक ठाक नहीं है, सड़ गया है, मतलब वो तो एंड ऑफ द डे मेटल का ही रहता है, तो अगर जब जंग पकड़ जाता है तो फिर ऑब्वियसली उसका कोई ज्यादातर उसका लाइफ नहीं बचा रहता। कुछ लोग ठोक पीट के उसको सही करते हैं, मगर उसका शेल्फ लाइफ नहीं रुकता है। तो अगर उसका क्या होता है ना, एक टेस्टिंग होती है, अगर उसके क्वालिटी के हिसाब से अगर वो कंटेनर ठीक नहीं है तो वो कंटेनर कोई नहीं उठाएगा। उसके वॉल्स या पिलर या फ्रेम अच्छा होना चाहिए, उसकी ओवरऑल जो शीट होती है, मेटल जो शीट होती है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर कहीं पे भी लीकेज है, क्योंकि क्या है ना कि जब कंटेनर शिप में लोड होता है तो शिप समुद्र से जाएगा, अगर कोई छेद है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हमने उसके अंदर रखा हुआ है और कंटेनर में कहीं पे छेद है, तो क्या होता है ना, मॉइस्चर अंदर जाके मटेरियल खराब हो सकता है और काफ़ी सारे चैलेंजेस और आते हैं। अगर एग्रो प्रोडक्ट है तो खराब तो बिल्कुल ही हो जाएगा, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि कंटेनर की लाइफ या क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिगड़ा हुआ कंटेनर है तो कोई नहीं लेगा। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हो या यूज्ड लेते हो तो थोड़ा बहुत देख के लोगे, जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो तो उसको चेक करा के लोगे, तो इसी हिसाब का बात है। तो यहाँ पे आपको कैसे पैसे कैसे मिलेंगे, तो ठीक है सर मैं समझ गया, कंटेनर आपको लेना है, नया वाला हो या पुराना वाला, मैं आपको लेके दे दूंगा, मगर मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? तो पैसे आपको दिन के हिसाब से मिलेगा, रेंट जो होता है ना दिन भर के हिसाब से। अगर आपके कंटेनर मैंने यूज किया, मान के चलो कि मुझे कोई ऑर्डर मिला, शिपिंग लाइन वालों को तो हर दिन का शिपमेंट होता है, तो वहां पे क्या होता है कि कंटेनर का एक शिपमेंट है, तो किसी ने कुछ एक्सपोर्ट करना है, कॉफी एक्सपोर्ट करनी है, तो उनको कंटेनर चाहिए, तो मैं आपके कंटेनर भिजवा देता हूं। तो जिस दिन से वो कंटेनर काम पे लग गया उस दिन से आपका खर्चा शुरू, आपका रेंट मिलना शुरू होता है। अगर काफी बार अग्रीमेंट में ऐसा भी होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट बनाता है जो करीब करीब 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल जो भी है उस टाइम के लिए हम बनाते हैं, उसका क्वालिटी जब तक मेंटेन होता होगा। तो क्या है ना कि जब कंटेनर आपका दे देता है
तो इतने लंबे टाइम के लिए, तो एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि इतना तो हम रेंट देंगे ही देंगे, इसके ऊपर जो मिलेगा वो वेरिएबल्स में आएगा। और कुछ टाइम पे हम लोग ऐसे करते हैं कि कुछ अग्रीमेंट्स हम ऐसे करते हैं जहां पे कंटेनर, अगर हमारे पास जो अग्रीमेंट, हमारे जो कंटेनर्स है अगर वो खाली हो जाते हैं, वो पूरा हमने भेज दिया है, अभी हमारे पास नए कंटेनर्स चाहिए होंगे या हमारे लिए अभी और कंटेनर्स की शॉर्टेज है, तो फिर हम आपसे थोड़ी ज्यादा पैसे ही देके हम लोग आपसे कंटेनर लेंगे। मगर इसका क्या है ना, ये पूरा डिमांड पे नहीं रहेगा, ये कभी कभी मिलेगा तो मिलेगा, अगर मेरे कंटेनर्स पड़े हुए हैं तो मैं आपका कंटेनर क्यों लूंगा। तो ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट जो होता है ना, तो वो कंटेनर फिक्स्ड होते हैं, उसका रेंट हमें देना ही देना है और उतना काम हमारा निकलेगा। अगर शॉर्ट टर्म पे करते तो यहाँ पे रिस्क आ जाता है कि हाँ अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, दुगना पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो सकती है कि हाँ ज़्यादा 6-7 महीने के लिए मेरे कंटेनर ऐसे ही खड़ा रह गया तो और उसका पैसा मैं खुद भर रहा हूँ, तो ये लॉस हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि आपको दिन भर का काम से पैसे मिलेंगे। तो अगर आपका शिपिंग कंपनी हो गया या हम जो लीजिंग कंपनीज बोलते हैं या एजेंसीज बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं जाती है रोटेशन पे, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, तो आप मान के चलो एक 20 फीट का कंटेनर आपको 1.2 एक अच्छा कंडीशन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ब्रांड न्यू लेना है तो ऑब्वियसली इससे वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, कितना वॉल्यूम पे आप कंटेनर ले रहे हो। काफ़ी लोग बोलते हैं 5-6 लाख में मिलता है, ऐसा भी नहीं है, तो 2-3 लाख में आपको अच्छा खासा 40 फीट का कंटेनर आप नेगोशिएट करोगे, मगर वॉल्यूम कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो आज के टाइम पे आपको अच्छी खासी कंटेनर मिल जाएगी, तो 40 फीट हो सकता है, 20 फीट हो सकती है, रीफर कंटेनर हो सकता है। रीफर कंटेनर में एक दिक्कत और आता है, क्योंकि उसमें रीफर यूनिट एक्स्ट्रा लगेगी, वो शायद कैरियर का हो सकता है, कोल्ड किंग का हो सकता है, तो काफ़ी और ब्रांड्स आते हैं जिसके यूनिट लगते हैं। मतलब जब मान के चलिए कोई फ्रिज में यूनिट लगता है ना जो ठंडा करेगा रेफ्रिजरेटर को, तो उस तरीके का एक कंपोनेंट लगेगा रीफर कंटेनर पे, तो उसका वॉल थिकनेस भी अलग होगा, उसकी साइज अलग होगी, उसकी क्वालिटी अलग होगी, और उसके ऑब्वियसली रेंट भी ज़्यादा मिलेगा, बट है वो चीज़ है। तो ये सब दिमाग में रख के आपको क्या लेना है, किस में काम करनी है। अगर कॉम्बिनेशन में लोगे तो ऑब्वियसली आपके अटैचमेंट ज़्यादा हो सकते हैं और उसमें अलग अलग पैसे आपको मिलेंगे, तो ऑब्वियसली कंसिडरेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर एक टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट है जो भी है, मगर मेनली आप मान के चलो कि कंटेनर आप लोकल में भी उठा सकते हो, इंडिया में भी आपको कंटेनर मिल जाएंगे, यूज भी मिलेंगे, नया भी मिलेगा। मगर क्या है ना, इंडिया में कंटेनर बनते नहीं है, जो भी कंटेनर्स बनते हैं आज के टाइम पे बड़े वॉल्यूम पे वो चाइना में ही बनते हैं। इंडिया में थोड़े बहुत बनते होंगे भी, उतना प्राइस कॉम्पिटिटिव लेवल पे मिलेगा नहीं मिलेगा देख लो, क्योंकि इतना बड़ा कॉस्ट आप अगर आप डालते हो तो बेटर है कि आप इंपोर्ट कर लो चाइना से, तो फिर वो कंटेनर्स आप में आपके लिए काम में आएंगे। तो जब वो कंटेनर्स आपको आते हैं तो चाइना से अगर आप मंगवा रहे हो बड़े वॉल्यूम पे, अगर 100-200 कंटेनर्स आप लेते हो तो फिर हिसाब बनेगा। अगर आप मान के चलो कि मुझे ना सर 2-3 कंटेनर अटैच कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2-3 कंटेनर हमारे लिए हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। कोई भी शिपिंग कंपनी तो बिल्कुल ही नहीं लेगा, शिपिंग कंपनी 500 के नीचे का बात ही नहीं करेगा, क्योंकि हम जो अटैच करते हैं ना, हम भी 500 के हिसाब से ही अटैच करते हैं। भले ही हम आप लोगों से 50 में या 100 में हम लेंगे, मगर जब सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो जब हम कंटेनर्स शिपिंग लाइन को अटैच करते हैं तो हम 500 के हिसाब में ही करते हैं। तो कोई भी शिपिंग कंपनी हमसे सिर्फ 20 ले लिया, 30 ले लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो 500 के हिसाब से दे दो, उनके हैंड ओवर कर दो, उससे हमें पैसे मिलेंगे, हम आगे आपको पैसे दे देंगे। तो काफ़ी बार एक ये तरीका है कि आपके पास कैपेसिटी है 500 का और 500,000 कंटेनर आप ही उठा सकते हो, तो डायरेक्ट ही आप शिपिंग लाइन के पास जा सकते हो। तो शिपिंग लाइन से बात कर लीजिए, उनको कितना कंटेनर चाहिए होगा वो अग्रीमेंट ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली उनको सप्लाई कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनिमम शिपिंग लाइन के पास जाने के लिए 500 के ऊपर होना चाहिए, अगर एजेंसी के पास आने के लिए मिनिमम 50 से 100 होना चाहिए। ये नॉर्मली आज के टाइम पे हम देखते हैं, क्योंकि दो कंटेनर का किसी को मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं, परेशानी हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें कोई बड़ा पैसा तो मिल नहीं रहा है और दूसरा उसका हिसाब अलग से रखना पड़ता है। तो इससे अच्छा कि आप देख लो कि कौन सी कंपनी है, कौन सी एजेंसी आपको हायर कर सकता है या कंटेनर आपकी ले सकती है। तो इसमें एक तो कंटेनर का कॉस्ट हो गया, जो पैसे कंटेनर बनाने के लिए देना पड़ेगा। दूसरा है कंटेनर का सेफ्टी, वो आता है सीएससी से। तो सीएससी वाले क्या करते हैं कि कंटेनर की स्टेबिलिटी, फ्रेम, उसका शीट क्या लगा हुआ है, लीकेज कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, दरवाजा कैसा है, वगैरह वगैरह, तो मटेरियल झेल पाएगा भी या नहीं झेल पाएगा। क्योंकि कंटेनर का वजन क्या होता है ना, सिर्फ कंटेनर में जो माल रखते हैं उसका सेफ्टी नहीं होता है कंटेनर के ऊपर। मगर जब भी शिप में कंटेनर, अगर आपने देखा होगा, एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर होता है,
तो वो इतने भारी कंटेनर्स अपने ऊपर लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप उसको काम में ले सकते हो, वरना फिर कोई काम का नहीं है। एक कंटेनर रखा, उसके ऊपर दूसरा कंटेनर रख दिया, वो धंस गया, तो धंस गया तो फिर मटेरियल सारे खराब हो जाएंगे, और ऊपर जो भी कंटेनर पड़े थे, रखा हुआ था, वो सारे समुद्र में गिर जाएंगे। तो बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, ऐसे बहुत बड़े दिक्कतें हो जाती है। काफ़ी बार कंटेनर ही कोलैप्स हो जाते हैं। तो कंटेनर एक कोलैप्स नीचे होगा, मगर ऊपर से नीचे तक सारे कंटेनर्स गिरने की चांसेस ज़्यादा आ जाती है, तो काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो इसलिए शिपिंग लाइन, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि इतने करोड़ों का काम होता है, और काफ़ी बार अगर कोई ऐसे क्या बोलते हैं ना, गंदी क्वालिटी वाली कंटेनर आ गई, तो आपका मटेरियल की वजह से अगर ऐसा कुछ गड़बड़ एक्सीडेंट हो गया, तो वो उनकी कंपनी के नाम पे भी बदनामी हो जाती है। अभी मान के चलिए कि जो एयरलाइन का एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद में, जो होना नहीं चाहिए था, मगर अभी एयरलाइन को भी धक्का है ना कि उनका गाड़ी, मतलब उनका प्लेन गिर गया और इतने लोगों का मौत हो गया, तो इतना टैंपर तो उसका ब्रांड भी होता है ना। तो कितना भी वो लोग बाद में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्राई करें, मगर उतना उसका रेपुटेशन भी खराब है। अभी कोई भी एयर इंडिया का बुक करने के लिए 4 बार सोचेगा कि भैया इनका क्या हाल है, क्या नहीं है, पता नहीं, इतने लोग मर गए तो क्या ही जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। भले ही उन्होंने प्लेन नहीं बनाया, प्लेन किसी और ने बनाया, मगर है तो उनका। ऑपरेशंस में क्या दिक्कत आई, कैसे आ गया, और इतने आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ होता है। कार तक सेफ्टी नॉर्म्स लेके चलता है, जो भी 10-15 लाख का गाड़ी भी आती है, तो उसमें भी इतना सारा सेफ्टी होता है जहाँ पे आपकी मौत ना हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो तो दिक्कत है ही। तो ऐसे ही आपको लॉजिस्टिक्स में भी जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, तो कहीं पे कोई शिप से कुछ कंटेनर्स गिर गए या कोई जिम्मेदारी नहीं उठाया या ऐसा कुछ होने लगा, तो फिर ऑब्वियसली उनके शिपिंग लाइन के साथ रिलेशन खराब हो सकता है। और आज के टाइम पे कोई चीज़ छुपा नहीं रहता है, कि पहले क्या होता था कि कोई कंटेनर गिर गया तो पता चलता ही बाद में, काफ़ी 3-4 महीने के बाद पता चलता है। आजकल जो भी है लाइव है। अगर कंटेनर ट्रैक कर रहे हैं, अगर कंटेनर मूव नहीं हो रहा है, समुद्र में 4 दिन से उधर ही रुका हुआ है, तो फिर कंटेनर गिर गया कहीं पे। तो ये चीज़ें आपको पता चलता रहता है जब तक वो कंटेनर डूब ना जाए। अगर डूब गया तो फिर अगर डॉकर खराब हो जाता है तो बात अलग है। तो ऐसे काफ़ी सारे कंटेनर्स की बिजनेसेस है जहाँ पे रिस्क तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, मगर आप एक कंटेनर अटैच करते हो तो काफ़ी बार क्या होता है कि सेफ्टी नॉर्म्स में तो कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होती है। तो ज़्यादातर स्ट्रिक्ट नॉर्म पे सीएससी वालों का अप्रूव्ड ही लेबल जो लगा होता है वही कंटेनर आपको यूज़ करना होता है। उसमें क्या है ना कि 2.5 ईयर्स में हर बार आपको चेक करवाना होता है। अगर 2.5 ईयर्स में अगर उसका सेफ्टी खत्म हो गया है, उसका वॉल ठीक नहीं है, आपने सोचा था 15 साल का ये काम में आएगा, मगर ये क्या होता है कि अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, जिन्होंने बनाया है, जिनसे आपने खरीदा, आपने ज़्यादा नेगोशिएट कर दिया तो उन्होंने क्वालिटी गिरा दिया, तो ऐसे चक्करों में क्या होता है कि 15 साल का जो शेल्फ लाइफ है उसकी, वो खत्म होकर साल या 2 साल या 5 साल 6 साल तक हो सकता है, या 10 साल तक आ गया, तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। मगर आपके लॉस की वजह से या आपके कंटेनर की क्वालिटी की वजह से वो या शिपिंग लाइन या एजेंसी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं ऑन द सेफ्टी साइड। तो सीएससी का रिपोर्ट ठीक ठाक आया तो डन है, अगर नहीं तो आपके कंटेनर हम लोग नहीं लेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 आप मान के चलो, इसका इंस्पेक्शन और बाकी चीज़ों का। फिर इसका डेली कितना आएगा, $1 से $2 तक आप गिन सकते हो। किसी ने यूट्यूबर को मैंने बोलता हुआ सुना है, मेरी टीम भी बता रहा था कि 20,000, 30,000, 50,000 आपको महीने का मिलता है। महीने का ऐसा कुछ नहीं मिलता है, आपको कुल मिला के 20,000 तक करीब करीब साल में मिलता है। क्योंकि क्या है ना, $1-2 ही मिलते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि, क्योंकि देखो ना, मुंबई से अगर मैं कोई शिपमेंट भेज रहा हूँ दुबई के लिए, तो मैं देता ही 1.5 हूँ या 1.5 लाख, तो मैं पूरा रेंट, मतलब पूरा शिपमेंट के लिए देता हूँ। इसमें लोडिंग आ गया, टर्मिनल हैंडलिंग आ गया, लॉजिस्टिक का आ गया, सब कुछ आ गया। अभी ज़्यादा महंगा चीज़ कौन सी है शिपिंग लाइन में? ऑब्वियसली डीजल है, शिपिंग लाइन का खर्चा ज़्यादा है। एक डब्बे का प्राइस इतना नहीं हो सकता जितना मेरा आधा कंटेनर का, जो भी मेरा पूरा शिपमेंट का कॉस्ट लग रहा है। तो अगर आपको 50,000 मिलेगा महीने का, अगर मैंने 7 दिन के लिए भी आपका कंटेनर यूज़ किया है, तो भी प्राइजेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बोलने के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए, व्यूज़ के लिए या एक्साइटमेंट के लिए लोग बोल देते हैं, मगर प्रैक्टिकली वो बिजनेस पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको क्या है ना, मैं एक चीज़ बेनिफिट है, तो इसमें ऐसा है कि सर इसमें फिर फ़ायदा ही क्या है, इस पर पूरा वीडियो बना क्यों रहे हो? देखो क्या है ना, इसके बिजनेस में अगर आप देखोगे तो कुल मिला के ये वाली इनकम आपको आ जाएगी। मगर अगर आपके पास एफडी है, अभी आपने पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, कोई और बिजनेस में भी आपका इनकम आता होगा, और दूसरा कहीं पे मुझे टाइम नहीं देना है, मगर मुझे पैसे इन्वेस्ट करके मुझे थोड़ा सेफ गेम खेलना है, मगर मुझे क्या है ना, थोड़ी इनकम बैंक की जो एफडी होता है ना उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ऑब्वियसली ज़्यादा के लिए क्या कर सकते हो,
तो मुझे टाइम नहीं है, मैं कोई और बिजनेस कर ही रहा हूँ, तो और साथ ही साथ मेरे पास इतने पैसे हैं, बैंक में रखूंगा तो इंटरेस्ट भी है, तो मगर मुझे दूसरा बिजनेस अगर कुछ करना है तो आप ये बिजनेस पे आ सकते हो जहां पे आपको 12 से 15% का तो इंटरेस्ट, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट हो जाता है। अगर अच्छी खासी डिमांड है, ओवरऑल डिपेंड भी करेगा कि कितना फ्लक्चुएशन है, कौन सा अग्रीमेंट पे आप आ रहे हो, लंबे टाइम के लिए आ रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, ये सब चीजें मैटर करेगा। मगर एक चीज ऐसा है कि जब इस कंटेनर के बिजनेस में आप आते हो कि छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट के सामने आपको ओवरऑल ये मल्टीप्लीकेशन में मिलेगी जो भी है। अगर आपने 100 किया है तो इसको इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट, मतलब कितना इनकम आ रहा है। तो उसको आपकी जितना इन्वेस्टमेंट है उसको ब्रेक इवन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मान के चलिए 3-4 साल के अंदर आपके पैसे वापस आ सकते हैं जितने भी आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर थोड़ी अच्छी ट्रेंड चली गई तो प्राइजेस थोड़े डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। तो प्राइजेस मतलब मैं ये नहीं बोल रहा जो आपने इन्वेस्ट किया, मैं ये बोल रहा हूं आपका जो ये है ना $1 का, ये ज्यादा से ज्यादा $3 से $4 तक पहुंच सकता है अगर ज्यादा ही शॉर्टेज आ गया मार्केट में। मगर आज के टाइम पे ये भी है कि ज्यादातर कंटेनर्स आ रहे हैं, लोग ज्यादा कंटेनर्स लेके आ रहे हैं। हम महीने भर में कम से कम 100 से 200 का कंटेनर्स अटैचमेंट करते हैं। तो इसमें क्या है ना कि इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने बिजनेस में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में भी वीडियो बनाना था। तो जस्ट जानकारी के लिए, उसमें आपको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सबको इस बिजनेस में उतरना है ऐसा नहीं है, क्योंकि 2-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम के लिए ये कर सकते हो, वरना कोई मतलब का नहीं है। तो इसमें कंप्लायंसेस क्या क्या हो सकता है, सीएससी प्लेट लगेगी, वो भी जहां पे आप कंटेनर बनवा रहे हो वहीं पे इंस्पेक्शन करा दो, वो चीजें वहां पे हो जाएगा। आईएसओ सर्टिफिकेशन वहां पे जो चाहिए वही लगेगी। इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल कंटेनर माल के साथ तो जाएगा, माल का इंश्योरेंस किसने किया, जिसका माल है वो करेगा, राइट। एज ए एक्सपोर्टर अगर मैं कोई कॉफी या कुछ और चीजें भेज रहा हूं तो मैंने कॉफी का इंश्योरेंस किया हुआ है, कंटेनर का इंश्योरेंस मेरा नहीं है ना, कंटेनर तो किसी और का है। तो कंटेनर अगर आपका है तो आपका भी कंटेनर का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अगर कंटेनर कहीं खो गया या समुद्र में डूब गया तो आप क्या करोगे, कंटेनर का तो पैसा गया ना, माल का पैसा उसको मिल जाएगा जिसने इंश्योरेंस कराया, मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस में जिसका माल है उसको माल का पूरा पैसा मिल गया, मगर जो कंटेनर डूबा है तो फिर वो कंटेनर का पैसा, कंटेनर तो मेरा था तो फिर मुझे क्लेम करना पड़ेगा। ये नॉर्मली एजेंसी या जो शिपिंग लाइन आपसे कंटेनर खरीदता है वो इंश्योरेंस का देख लेगा। अगर एक आप बना के दे दोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, या आपके जो पैसे देने थे उसमें हम लोग काट के आपको पैसे बाद में दे देंगे। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। दूसरा है बिल ऑफ सेल, मतलब आप जो खरीदते हो ना मटेरियल या कंटेनर, जितने भी 100-200 जितने भी डब्बे आप खरीदोगे, वो डब्बे के आपके पास परचेज इनवॉइस होगा। वो परचेज इनवॉइस आपके कंपनी या आपके नाम पे होना चाहिए, वरना क्या होगा कि अगर ये चीजें बैंक के नाम पे है, आपने गिरवी रख के लिया या कोई कोलेटरल दे के लिया, तो ऐसा होगा तो बैंक का ओनर अगर कंटेनर का ओनर अगर बैंक है तो फिर हम कंटेनर नॉर्मली नहीं लेंगे। क्योंकि क्या होता है, बैंक का कोई पता नहीं, अगर आपने कोई ईएमआई ड्यू कर दिया या उसका जो पेमेंट देना था अगर आपने नहीं दिया तो फिर वो कंटेनर के लिए आ जाएंगे। तो फिर अगर उसमें माल है तो वो कंटेनर विथ माल लेके जाएंगे, तो वो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम लोग ओनरशिप अगर टाइटल क्लियर है तो ही हम उसके लेंगे, वरना तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ये किन के लिए है, अगर आपको मटेरियल खरीदना है तो कहां से खरीदोगे, आपको हर एक पोर्ट के पास आपको कंटेनर तो बेचने वाले लोग मिल जाएंगे, पुराने कंटेनर भी है, नए कंटेनर भी है, उसके लिए अलग पूरा बिजनेस ही है। अगर वो चाहते हो वो भी आप चेक कर सकते हो, वरना इंडिया मार्ट वगैरह में आप ढूंढ सकते हो। वरना मैं बोलता हूं अगर आप 200-300 कंटेनर खरीद रहे हो ना तो डायरेक्टली चाइना का एक कंपनी है, वहां पे जाके विजिट करके वहां से भी आप कंटेनर खरीद सकते हो, क्योंकि रेट आपको सस्ता पड़ेगा। एक तो क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी और रेट भी सस्ता पड़ जाएगा। अगर उसमें और थोड़ी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो गया तो उसमें प्राइसेस आपको थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं। तो इतना भी ज्यादा मत करना कि मार्केट में कोई डिमांड ही ना हो उसकी। तो एक ढंग का होता है, आप हमसे बात कर लो, अगर आपको सीरियसली इन्वेस्ट करना है तो कभी 1 या 2 कंटेनर लेके मत आना, क्योंकि 1-2 कंटेनर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें मिनिमम 50 के ऊपर कंटेनर चाहिए। अगर आप उस लेवल पे काम करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। यहाँ पे और भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं हमारे अलावा, तो इन लोगों से आप बात कर सकते हो। ये लोग भी एजेंसी है हमारे जैसे ही है, बस वो लोग अपने कॉस्टिंग के हिसाब से, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे हम लोग भी हम अपना भी कमाते हैं, क्योंकि हम कोई चैरिटी कंपनी नहीं है। हम लोग आपसे कंटेनर लेंगे, वो कंटेनर्स हम लोग सी रूट में हम लोग, मतलब जो शिपिंग लाइंस होती हैं उनको हम अटैच करेंगे। तो वो जो पैसे देंगे ना उसमें से हम लोग 15% या 10%, हमारे जेबी एक्सपर्ट्स वालों का 10% है, मगर कुछ कंपनीज 15% भी लेते हैं। तो 15% काट के आपको जो पैसे मिलने हैं वो आपको मिलेंगे। जो भी है ये सारी चीजें अग्रीमेंट में लिखित में रहेगा, कितना दिन का टाइम है, कितना दिन के लिए देंगे, कितना दिन का मिनिमम कमिटमेंट देंगे और कितने दिन का ग्रेस रखेंगे। तो ये सब चीजें वहां पे लिखित में रहेगा। ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो
अनरिटन है, वर्बल तो कोई इज्जत नहीं है, हम जबान का तो कोई इज्जत नहीं है आज के टाइम पे। जो भी है एग्रीमेंट में लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली सारा काम होगा आपका। और आप ही के एग्रीमेंट के सामने हमने सी रूट वालों से भी एग्रीमेंट करा होता है, तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है और कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हैपेग्लॉइड है, बाकी सारे कंटेनर के कंपनीज हैं जो नॉर्मली अगर हम लोग शिपिंग लाइन के बेस पे हम लोग ऑर्डर उठाते हैं तो उसी कंपनी के नाम पे लेते हैं, क्योंकि वो लंबा काम चलेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो आप भी देख लो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये सारे एजेंसी भी हैं, वरना हम तो है ही, अगर हम पे ज़्यादा भरोसा करते तो ऑब्वियसली हमसे बात कर लीजिए, तो लंबा काम वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद आज के टाइम पे दूसरी अगर आप ये देखोगे कि इसका स्वॉट एनालिसिस अगर आप करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है। फिजिकल एसेट है, कोई ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने बोल दिया कोई सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर आप छू भी नहीं सकते ना किसी और को बेच पाते हो। मगर ये क्या है ना, ये फिजिकल एसेट है। अगर कुछ हो गया, कंटेनर जितना चलना था चल गया, अगर सारा टूट फूट के वो डैमेज होके आ गया, आपको इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो स्क्रैप मिला है उसको भी आप क्लेम करके, मतलब स्क्रैप रेट पे उसको भी निकाल सकते हो। और दूसरा, अगर मेरा कंटेनर पुराना हो गया, सीएससी से अप्रूव नहीं हो रहा है, 15 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, मेरे सारे पैसे भी आ गए, प्रॉफिट भी आ गया, मगर वो कंटेनर तो है मेरे पास, अभी उसका क्या करूंगा। वो कंटेनर आज के टाइम पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है ना, जो मेट्रो की या कुछ और चीज़ों का, तो वहाँ पे डब्बे बना के ना ऑफिस बना देते हैं उसके, जो टेम्प्रोरी सेटअप होती है मगर काम चल जाता है। तो ऐसे वाले सेटअप बना के भी आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर आप उस बिजनेस में आना चाहते हो, क्योंकि उसका भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जहाँ पे चाहिए होगा वो सब देखना पड़ेगा। उसका एक पैसिव इनकम मॉडल बन जाएगा, क्योंकि अगर आज के टाइम पे आपको पैसे कमाने हैं और दूसरा काम है आपका ऑलरेडी, और कुछ और चीज़ों में इन्वेस्ट करके आपको एडिशनल पैसा कमाना है, तो ये आप कर सकते हो। क्योंकि बैंक वाले तो 6-7% से ज़्यादा देते नहीं है, 7 तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5-6 ही देते हैं, तो उसमें भी उससे ज़्यादा तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लीकेबल है, फिर भी आप मान के चलो कि अच्छी इनकम हो जाती है उसमें, तो 1 लाख के सामने 14-15 हज़ार मिल जाएगा, तो भी ठीक वाली बात है। तो हाई डिमांड है आज के टाइम पे, तो एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ इंडिया में तो हो ही रहा है, बाकी जगह भी आपके कंटेनर्स काम में आ सकते हैं, क्योंकि कहीं और देश में से कहीं और देश के लिए भी कंटेनर निकलेगा, तो ये सारी चीज़ें शिपिंग लाइन मैनेज कर लेती है। तो यहाँ पे उसका शेल्फ लाइफ हो सकता है 15 साल का, अगर आप अच्छा ग्रेड का लेते हो। अगर आपने 5 साल पुराना लिया है तो उसको 15 साल नहीं खींच सकते, उसको और 10 साल के लिए खींच सकते हो, मगर उसका इन्वेस्टमेंट भी आप देख लेना चाहिए कि क्या कॉस्ट है। काफ़ी लोग क्या होता है ना, पूरा जंग पकड़ा हुआ है, तो वो खराब हो चुका है, उसको वो लोग ना पैचवर्क करते हैं, स्ट्रिप लगा दिया, कोई चीज़ें लगा के उसको वेल्ड कर दिया, ऐसे काम ज़्यादातर होते हैं। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है ना कि आपकी कंटेनर की लाइफ ज़्यादातर नहीं चलेगा, तो उसमें पैसा लॉस हो सकता है। अगर कंटेनर ज़्यादातर डैमेज हो गया तो फिर ऑब्वियसली आपको दिक्कत आ सकती है। और ज़्यादा मैं दूसरी बात ये भी बोलता हूँ, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करके कंटेनर लेके आते हैं, जब इंस्पेक्शन सारी अग्रीमेंट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, जब कंटेनर की इंस्पेक्शन की बात आती है ना, तो फिर वहाँ पे सीएससी से अप्रूव ही नहीं होता है, क्योंकि दोबारा करना होता है, तो सेकेंड हैंड है, तो फिर जब करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे फ्रेम का या कुछ और चीज़ों का निकल के आता है, तो वो खर्चा डाल के फिर दोबारा करके फिर टेस्टिंग करने में तो पूरा पैसा डूब जाता है। तो ज़्यादातर स्कैम होता है। थोड़ी अगर आपको नहीं पता कि कंटेनर कैसे चुनना है, क्या करना है, आप बता सकते हो, कंटेनर लेने से पहले एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, चेक करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उनको पेमेंट नेगोशिएट करके आप उस क्वालिटी के हिसाब से आप पैसे दे दोगे। सीधी बात है, जो आप सेकेंड हैंड की गाड़ी खरीद रहे हो तो उसका देखोगे ना कि टायर कितनी है, इंजन कैसा है, माइलेज क्या है, गाड़ी में साउंड तो नहीं आ रहा वगैरह। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, बस उतना ही, मगर ये डब्बा है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी इसमें वीकनेस क्या है, बड़ा ये है कि आपको पहले ही पैसे डालना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे सर मैं तो बैंक का लोन करके लूंगा, देखो यहाँ पे आपका इनकम आ रहा है 11%, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे कम आएगा, थोड़ा बहुत 10-11% आप पकड़ सकते हो। मगर अभी आपको लोन कितने में मिल रहा है, 12% या 18% तक में जाता है, कभी कभी अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो 25% तक भी चला जाता है। तो इतना बिजनेस लोन के हिसाब से हमें ये नहीं लगेगा कि हाँ ये वायबल बिजनेस है, तो इतना मैं बैंक को लोन दूंगा, बैंक से लोन लेके इतना सब करूंगा, फिर बाद में जाके मैं इसमें इन्वेस्टमेंट डालूंगा, तो इसका कोई ज़्यादातर मतलब नहीं है। तो आपको वो हिसाब डालना पड़ेगा। फिर इसमें क्या होता है ना, ये फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, कोई मेरे हाथ में भी नहीं है, शिपिंग लाइन वालों के भी हाथ में नहीं है, प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहेंगे। जैसा अगर ज़्यादा कंटेनर आ गया तो आपका रेंटल कम हो जाएगा, अगर कंटेनर कम पड़ गया तो आपका रेंट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेगा। मगर जितना कम हो गया तो फिर होते होते आपके अग्रीमेंट रिन्यू होता जाएगा, रेंटल इतना दे नहीं पाएंगे, तो रीनेगोशिएशन शुरू हो जाती है, तो फिर आपके प्राइजेस थोड़ी नीचे जा सकता है। अभी तो ज़्यादातर डिमांड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसे ही युद्ध लगने लग गया ना कि इंडिया का पाकिस्तान से हो गया, इसराइल का तो 2-3 जगह से झगड़ा चल रहा है, अभी ताइवान और चाइना का पता नहीं है,
और रशिया और यूक्रेन का तो ज़माना हो गया झगड़ा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि हर एक जगह आपका शिपिंग लाइन बंद होते जाता है। तो अगर वहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या वो रूट खुला नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो कंटेनर जाएंगे कैसे? वो शिपिंग लाइन जाएगा नहीं, तो वहाँ पे रूट ही नहीं है, और जो भी कंटेनर्स पड़े हुए हैं वो आइडल पड़े हुए हैं, तब अब उसका प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ के ही इस बिजनेस में उतरना है, बट एज ए वीकनेस ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इसका मैंडेटरी है, कंप्लायंसेस और मेंटेनेंस मैंडेटरी है, क्योंकि कहीं पे ठुक के आएगा, कहीं पे कोई स्क्रैच पड़ जाएगा, या कहीं पे कोई डेंट पड़ जाएगा, या क्रैक आ जाते हैं, स्क्रैच नहीं क्रैक। तो जब क्रैक हो जाते हैं तो फिर उसका दोबारा देखना पड़ेगा कि उसको रीफ्रेम करना है या उसको वेल्डिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि उसका मेंटेनेंस कितना आएगा। काफ़ी बार 30% तक चला जाता है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं कि कितना डैमेज हुआ है क्या नहीं है, राइट। तो काफ़ी लोगों को क्या होता है, अगर ये शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट सोच के आते हो ना, किसी ने बोल दिया कि आपको 50,000 तक प्रॉफिट आएगा महीने का, तो फिर गलत सुन के आए हो, क्योंकि वो साल भर में भी 50,000 नहीं मिलता एक कंटेनर का, राइट। तो अगर ऐसा कोई शॉर्ट मतलब डबलिंग वाली स्कीम पे अगर आप आ रहे हो, कोई स्कीम है, स्कैम है, जो भी है, तो उसके वो सोच के आ रहे हो, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आज के टाइम पे तो ई कॉमर्स बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, हमारी डायरेक्ट एक्सपोर्ट तो है भी, और उसके साथ ई कॉमर्स का भी ज़्यादा शिपमेंट जाता है। अभी जो ई कॉमर्स से ज़्यादा शिपमेंट जाते हैं वो क्या होता है ना, एक एक छोटी छोटी बैग्स होते हैं, या पाउच होता है, या बॉक्स होता है। जैसे एक एक डिलीवरी आती है हमारे अमेजोन या फ्लिपकार्ट की, तो वो सारे एक एक बॉक्सेस उसी में एक ही कंटेनर में लोड होके इतने बल्क में जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, इसका डिमांड भी तो है, इमर्जिंग मार्केट्स है, कंटेनर का डिमांड कम होने वाला नहीं है, क्योंकि कंटेनर के अलावा और कोई तरीका नहीं है आपको सी रूट से काम चलाने का। तो दूसरा, अगर आप थोड़ा बहुत टेक में डालते हो पैसे, कंटेनर आपका अच्छा है, मगर कंटेनर के साथ यही चीज़ें भी आ रहा है, जीपीएस आ गया, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, या उसका डॉकिंग हो गया, उसका टेम्परेचर रियल टाइम पे डिस्प्लेबल है, तो ये सब चीज़ों का अगर साथ में लेके आते हो, तो फिर उसका थोड़ा बहुत प्राइजेस में फर्क पड़ेगा। मगर इतना भी मत कर देना कि उसका कोई वैल्यू ना निकले, किसी ने कोई और डिस्प्ले या कोई ऐप में ही इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो सारी चीज़ों का कोई ज़्यादा भाव नहीं मिलेगा। तो एंड ऑफ द डे जो भी वो डाला हुआ है वो तो मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसका कोई फैंसी वो नहीं चलेगा, राइट। जैसे इंडिया में कारों में सनरूफ होता है, उसका क्या फ़ायदा है, अगर आप नया लिया हो तो ठीक है, एक फीचर है, मगर आपको ज़्यादातर उसका कोई काम में नहीं आता इंडिया में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वो वाली है ट्रेड। इसमें थ्रेट्स में क्या होता है कि अगर आपकी रेंटल्स लो हो सकते हैं, थोड़ी रेगुलेशंस थोड़ी और कंप्लायंसेस बढ़ गया, और आपका कंटेनर उस स्टैंडर्ड में नहीं है, तो आपका कंटेनर हम लोग लौटा देंगे और बोलेंगे कि सर ये कंटेनर आज के बाद नहीं चलेगी। तो वो नॉर्मली ड्यूरेशंस होता है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि शिपिंग लाइन को और इम्प्रोवाइज करते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स और बढ़ाते हैं। तो कोई रेगुलेशंस ऐसा आ गया कि जहाँ पे ये कंप्लायंसेस आपको फॉलो करना है, और आपका कंटेनर उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे कंटेनर की जो क्वालिटीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, और फ्यूचर का जो आने वाला है उसका भी अगर सोच के अगर आप कंटेनर खरीदते हो, तो उसके लिए आपका ज़्यादातर बेनिफिट हो सकता है। सो अगर दूसरा क्या है कि यहाँ पे रिस्क क्या हो सकता है, एक तो ऑब्वियसली आपका कंटेनर डूब सकता है और वेयर एंड टेयर हो ही जाएगा, क्योंकि कंटेनर इतना घूमेगा फिरेगा, तो थोड़ा बहुत डैमेजेस होंगे। उसके मेंटेनेंस तो रेगुलरली चाहिए होगा, वो हम लोग करवा देंगे, क्योंकि अग्रीमेंट में हमने लिखे होते हैं कि हम करवा देंगे, तो हमको करवाना है तो हम लोग उसका मेंटेनेंस ले लेंगे। अगर जिस दिन भी रिपेयर भी जाता है ना, अगर आपका कंटेनर अच्छे कंडीशन में नहीं है, एक ट्रिप मार के आया और उसमें डैमेज हो गया, उसका अगर रिपेयर का भी लगेगा, तो उसका जब जितना दिन भी रिपेयर का लगेगा उसका दिन का भी आपको रेंट मिलेगा, वो हम लोग अग्रीमेंट में लिखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी लीजिंग कंपनी है, मतलब हम लोग जो भी है उसका डैमेजेस हम खुद हैंडल कर लेंगे, या उसका जो भी है उस टाइम का रेंट भी आपको दे देंगे। इसमें अगर दूसरा है कि अगर आपका कंटेनर कहीं पे डूब गया, हमने भेजा था आपका कंटेनर कहीं पे डूब गया, अभी उसका इंश्योरेंस हम लोग कवर करके, नॉर्मली उसका पैसा अगर इंश्योरेंस आपने कराया तो आप क्लेम करोगे, अगर हमने कराया तो हम क्लेम करके उसको प्रोसेस करवा देंगे। कभी कभी होता है कि डाउन टाइम, कभी कभी एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपने किया हुआ है, और यहाँ पे जब हमारी कोई डिमांड नहीं है, मार्केट में कंटेनर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और कंटेनर भरे पड़े हैं, खाली कंटेनर्स हैं, और कहीं पे मैं भेज भी नहीं पा रहा हूँ, तो फिर उसका लॉसेस आ सकता है। तो वो आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 365 डेज के अंदर काफ़ी बार हम लोग 200 दिन का ही कमिटमेंट देते हैं। बाकी जो दिन का होगा अगर वो यूज़ किया है तो देंगे, अगर नहीं यूज़ किया तो उसका कोई भी पैसा नहीं बनेगा।
तो ये सारे एग्रीमेंट्स में लिखे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है कि आपको पता होना चाहिए आप कितना पानी में हो। बस ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कल ऐसा भी हो सकता है कि आप हमसे जुड़े या किसी और के साथ जुड़े, तो फिर ये चीज़ें नहीं पता, ये एग्रीमेंट आपने पढ़ा नहीं, फटाक से साइन करके दे दिया, तो ये दिक्कतें आ सकती है। थोड़ा आप सोच समझ के काम करिए। तो इस बिजनेस में स्पेशली ये किन के लिए है? ये जो पैसिव इनकम चाहते हैं, भाई मुझे कोई इसमें टाइम नहीं देना है और मुझे सिर्फ पैसे कमाना है, जितना मैंने पैसे डाला हुआ है उसके सामने मुझे इतना अमाउंट के सामने मेरा प्रॉफिट आना चाहिए। अगर ठीक है तो फिर आप इस बिजनेस में उतर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका कोई काम नहीं है। आपने एक बार अग्रीमेंट कर दिया, पैसे डाल दिए, कंटेनर बनवा दिया, कंटेनर हमें अटैच कर दिया, उसका रेंट आपको आता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें लॉन्ग टर्म इनकम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मगर यहाँ पे एक कंटेनर के सामने 1 से 2 लाख से के बीच में आपको कॉस्ट लगेगा। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1-2 कंटेनर लेके आ गए, मिनिमम 50 कंटेनर चाहिए। अगर 500 के कंटेनर ऊपर है तो शिपिंग लाइन डायरेक्टली चली जाइए। अगर आपका 100 से 500 के बीच वाला है तो एजेंसी के थ्रू काम करना है, हमसे भी बात कर सकते हैं या कोई और एजेंसी से भी, जितना मैंने रेकमेंड किया है उनसे भी आप बात कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको अच्छी खासी इनकम आ रहा है तो 3 से 5 साल के बीच में आपने जितने भी इन्वेस्ट किया है वो पैसे आपको निकल के आ सकता है। ये किन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है या जिनको ये बिजनेस सूट नहीं करेगा? ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल सूट नहीं करेगा। लोन करके तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 18% का लोन है, 11% का इनकम है, कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव जा रहे हो। तो दूसरा है कि यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट फास्ट चाहिए, सर मुझे ना 2 गुना कमाना है, 3 गुना कमाना है, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो सीधी बात है, क्योंकि पूरी लॉजिस्टिक्स में कंटेनर एक बहुत छोटा रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मगर इसका इंपॉर्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोई भी बना लेगा या सबके पास है, तो ये वाली बात है, राइट। क्योंकि उसका मेन चीजें हमारे लिए कॉस्ट होता है, वो होता है फ्यूल का, जो शिपिंग लाइन लगाता है। तो बाकी चीजों का उतना ज्यादा नहीं रहता है, शिपिंग लाइन का ही बड़ा कॉस्ट होता है। बाकी चीजें यूज एंड थ्रो वाली चीजें हैं, जब जमीन है, स्टोरेज है, गोडाउन है, कंटेनर है, यूज किया फिर बाद में बगल में रख दिया, हमें कोई मतलब नहीं। मगर शिप जो होता है वो हर बार घूमता है, तो वो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे एवरेज जो रिस्क होती है, अगर आपने यूज नहीं किया या ग्लोबल ट्रेंड थोड़ा बहुत डिमांड में आ गया या ज्यादातर कंटेनर्स बाहर मार्केट में आ गए, तो आपको थोड़ा बहुत सूट नहीं करेगा या आपका इनकम स्टेबल नहीं होता है, थोड़ी बहुत यहाँ पे रिस्क रहेगी। तो फाइनल में क्या है कि अगर मैं बोलूं एक लो एफर्ट, मतलब आपको टाइम नहीं लगाना, कुछ नहीं, एक बार साल में या 2 साल में 3 साल में एक बार एग्रीमेंट रिन्यूअल आ जाएगा या उसका सीएससी का सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी, बस 1-2 बार ध्यान दो और आपका इनकम आता रहेगा। अगर ऐसा कोई प्लान है तो फिर ये बिजनेस में आप उतर सकते हो, वरना कोई मतलब का नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, लोन करके करना है, मेरे एडवाइस के हिसाब से मत करो। अगर कोई बाहर देश में हो और वहां पे आपको लोन सस्ते में पड़ रहा है तो फिर आप सोच सकते हो, क्योंकि 2-3% में लोन मिल रहा है तो 11% की इनकम है, बहुत अच्छी बात है। मगर इंडिया में अगर आप हो और इंडिया में आपको पैसे लेके लोन लेके करना है, तो मेरे हिसाब से 12 से नीचे तो कोई बैंक दे नहीं रहा है। 12, 15, 18, 25 तक तो जा ही रहा है, अगर आपका सिविल और खराब है। तो आप देख लो कि ओवरऑल आप कैसे मैनेज करोगे। उसके नॉर्मली हम लोग जो बैंक लोन्ड है उसमें थोड़े बहुत हम अवॉइड करते हैं। अगर टाइटल आपके नाम पे ही होना चाहिए तभी हम आपसे काम कर सकते हैं। अगर बैंक का नाम बीच में आता है तो फिर हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। तो जितना लॉन्ग टर्म पे अगर आप काम करोगे, एक स्टडी इनकम आप चाहते हो, तो ये बिजनेस में आप उतर सकते हो और काम करना शुरू कर सकते हो। इसमें और कोई मदद चाहिए होगा या कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स यूज करिए। अगर आप सीरियस है तो 1-2 करोड़ आपके पास ऑलरेडी है, आपको इन्वेस्ट करना है, खरीदना कहाँ से है, कहाँ पे बेचना है, कैसे अटैच करना है, अग्रीमेंट क्या रहेगी, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप हमसे बात करिए, डायरेक्टली ऑफिस नंबर पे बात करिए। मेरी टीम से, कोई लॉजिस्टिक टीम से आपसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो ये सारे हो जाएगा तो फिर आगे हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट नहीं है। आज भी हर महीने हम लोग करीब 100 से 200 कंटेनर्स हम अटैच करते हैं शिपिंग लाइन के साथ, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशंस हैं, तो ये सारे थोड़ी बहुत वीडियो पॉज करके भी आप कैलकुलेशन कर लो अपने एंड पे, तो फिर आप सोच के फिर काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा आज का टॉपिक थोड़ा हटके था, जो रेगुलर हमारी वीडियोस होती है एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में, उसके बारे में नहीं है। बट स्टिल एंड ऑफ द डे कुछ तो नॉलेज आपको मिला होगा, और क्या क्या चीज़ें कैसी एक्सपोर्ट बिजनेस में काम आता है, कैसी चीज़ें होती है, ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये मिल चुका है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और ये इस वीडियो में या इस बिजनेस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अगर ऐसे कुछ चीज़ें आपको शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।